तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे फिजिक्स में? क्वेश्चंस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। क्वेश्चंस किए थे या टॉपिक पढ़े थे? इक्विलिब्रियम ऑफ, हाँ लास्ट क्लास टॉपिक ही पढ़े थे, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस पढ़े थे ना, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब वही सेम चीज हम करेंगे लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन। क्या? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब ये है क्या, इसको जरा समझते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। मान लो मेरे पास एक पुली है। पुली का मतलब पता है क्या है? जो गांव में होता है ना, कुएं में से निकालने के लिए जो एक चक्की होता है, उसके ऊपर से रोप जाता है, एक साइड में बकेट होता है, एक साइड से आप पकड़ के खींचते हो, है ना, नीचे जाते वक्त आप छोड़ते हो और पानी ऊपर लाते वक्त आप उसे खींचते हो, उसे हम बोलते हैं पुली। और ये सिंगल फिक्स्ड पुली है, मतलब जहां पे ये सेंटर जो है ये फिक्स्ड है, या और ये इट कैन मूव, या जो पुली है या जो सर्कल है या जो रिंग है वो आप इस सेंटर के अलोंग घूम सकता है इन दिस डायरेक्शन या फिर इस डायरेक्शन में, सर्कुलर पाथ में घूम सकता है। ठीक है। अब मान लो मैं इस पे एक रोप टांग दिया। क्या टांग दिया? एक रोप टांग दिया, और हम ये मान के चल रहे हैं ये जो रोप है उसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है, या फिर बहुत छोटा है। ठीक है, हमने ले लिया और यहां पे मैंने एक वेट लगाया, मान लो इतना बड़ा, ठीक है, और मान लो यहां पे मैंने एक वेट लगाया, मान लो थोड़ा छोटा सा, ठीक है, इसका मास मान लो कैपिटल एम है और इसका मास मान लो स्मॉल एम। अब हमारे लॉजिक या कॉमन सेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये बॉडी नीचे खींचेगा और ये ऊपर जाएगा, होना चाहिए। और ये जब नीचे आएगा, मान लो कुछ एक्सेलरेशन से आएगा, मान लो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आया उसको मैं मान लेता हूं ए, और अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब इसका मास m है, तो इस मास की वजह से इस रोप पे कुछ टेंशन गिर रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा? मास इंटू ग्रेविटी, mg, वेट लग रहा होगा, और इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ये टेंशन कर रहा होगा ना। वैसे ही इसका मास वेट क्या हो जाएगा? mg, और ये ऊपर ये भी कुछ तो एक टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। और वो जो टेंशन, अब देखो इसके वजह से भी एक टेंशन लग रहा है, इसके वजह से भी एक टेंशन लग रहा है, लग रहा है ना। क्या दोनों मासेस की वजह से, या ये रोप में टेंशन कितना होगा? ये टेंशन प्लस ये टेंशन नहीं, इस रोप पे जितना टेंशन लग रहा होगा इस रोप पे भी उतना ही टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, यहां पे भी टी टेंशन ही लग रहा होगा, इसके वजह से भी टी लग रहा होगा, जितना अमाउंट ऑफ टेंशन लग रहा होगा इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट की वजह से भी इस रोप के ऊपर उतना ही टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि रोप तो एक ही है ना। बस मैंने क्या किया, उसको घुमा के इस पे लगा दिया है, तो जो टेंशन होगा वो दोनों रोप्स पे सेम होगा। ठीक है, इतना तक समझे क्या क्या हमने मतलब नोटेशन डाला। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे। यहां पे हमें क्या पता है? फोर्स। अब देखो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है, हो रहा है ना, तो मास इनटू ग्रेविटी, अगर मैं mg इस mg से t माइनस कर दूं, ये टोटल फोर्स है। इस वाले पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, उस वाले पार्ट को नहीं बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट के लिए बात कर रहा हूं। mg माइनस टेंशन, ये भी एक फोर्स है, और दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन, ma, f इज इक्वल टू ma, तो दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू a। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मान लो इसको मैंने इक्वेशन क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, अब आते हैं इस वाले मास पे। ये जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? टेंशन इस mg से बड़ा है तभी तो ऊपर जा रहा है, तो t माइनस mg, t माइनस स्मॉल mg शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्मॉल m। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मान लो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg इक्वल टू ma प्लस स्मॉल ma, ये मिलेगा। इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये t और ये t गेट्स कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा? यहां से g कॉमन चला जाएगा, g इंटू m प्लस m माइनस m इज इक्वल टू a, यहां से कॉमन चला जाएगा m प्लस m होगा। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया? g इंटू m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये होगा। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा था वो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। अब यहां पे गौर करने वाली बात है, ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एक्सेलरेशन है ये g से जाहिर सी बात है छोटा होगा। g भी तो एक एक्सेलरेशन है, जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो g से छोटा होगा या नहीं होगा?
क्यों, कैसे सर, कैसे? देखो, अगर g से छोटा ना होता तो ये क्या, ये बॉडी ऊपर जाता? नहीं जाता ना। अगर g से ज्यादा होता तो नीचे आता। इसीलिए जो एक्सेलरेशन होता है, इसमें से जो एक्सेलरेशन हमें मिला, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से छोटा है। ठीक है, समझे इतना? चलो, अब अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या मिलेगा? mg माइनस टी बाय टी माइनस mg इज इक्वल टू ma बाय ma, ये मिलेगा। तो यहां से a गेट्स कैंसिल, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? कैपिटल M स्मॉल mg इज माइनस टी m, ये मिलेगा, इक्वल टू कैपिटल M t माइनस कैपिटल M स्मॉल m g, ये मिलेगा। अब अगर हम देखें ये और ये कैंसिल नहीं होंगे, सॉरी, इस वाले mg को मैं उस तरफ ले लेता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? माइनस टी एम विल बी इक्वल टू माइनस एम टी माइनस 2 mmg, ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां पे भी टी एम है, यहां पे भी टी एम है, इस एम टी को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस टी एम माइनस एम टी इज इक्वल टू माइनस 2 एम जी। यहां से अगर माइनस टी कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? m माइनस एम, ये बचेगा, इक्वल टू माइनस 2 mmg, तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो t विल बी इक्वल टू कितना? 2 mmg बाय m माइनस m। सॉरी, हाँ, समझे? तो इसमें अगर मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों इक्वेशन को, मुझे इस रोप में जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन मिल गया। एक्सेलरेशन चाहिए था, उसके लिए ऐड कर दिए, और टेंशन चाहिए था, उसके लिए डिवाइड कर दिए, मिल गया। समझे इस चीज को कैसे हो रहा है? लिख लो। अब देखो, लिखते रहो, लेकिन सुनो, मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं। देखो, यहां पे जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है, इस ब्लॉक के बारे में, उस टाइम मैं इस ब्लॉक को इग्नोर कर रहा था, तुम देखे, और जब मैं इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा था तो इस ब्लॉक को इग्नोर कर रहा था, इस पार्ट ऑफ द पुली। अब जब हमें कोई भी बॉडी या दो बॉडी कनेक्टेड मिलते हैं, चाहे वो रोप से हो, रॉड से हो, किसी से वैसे भी हो, और उसका मोशन कैलकुलेट करना होता है, तो हमें यहां पे किस चीज की जरूरत होती है? एफबीडी की। एफबीडी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, उसमें क्या होता है, जहां मैं हर एक बॉडी को इंडिविजुअली अलग अलग करके उस पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसको कैलकुलेट कर पाऊं या इक्वेशन बना पाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां इसके वजह से मैंने इक्वेशन 1 बनाया, और इस ब्लॉक की वजह से मैंने इक्वेशन 2 बनाया। ठीक है, तो इंडिविजुअली बनाया, तो इससे मुझे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एफबीडी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप फिजिक्स का या फिर मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, आज नहीं तो जब आप कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पे एक सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिक्स। ठीक है, उस मैकेनिक्स में ये फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, या उससे हमें क्या समझ में आता है? अगर बहुत सारे बॉडीज कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो हर बॉडी को अलग अलग करके उस पे इंडिविजुअली क्या क्या फोर्सेस लग रहा है उसको हम अलग से डायग्राम बनाएंगे, और उसी से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो पढ़ाई है या फिर हमारा जो प्रोसेस है कैलकुलेशन का, वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या बोला है? ए पुल ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड to a rope attached to a block of mass 7 kg lying on a smooth horizontal surface. The mass of the rope is 0.5 kg. What is the force exerted by the block on the rope? मान लो हमारा एक सरफेस है ऐसे, और उस पर एक ब्लॉक रखा गया है, मान लो ये, और इसका मास है कितना? 7 kg। ठीक है, अब इसमें मैंने एक रोप लगा दिया जिसपे मैं मान लो F1 फोर्स दे रहा हूं, जो कि है कितना? 15 न्यूटन का। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर 15 न्यूटन का फोर्स दे रहा हूं इस 7 kg के बॉक्स पे या ब्लॉक पे, तो इस पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और 15 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा? मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द रोप। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है? 7 kg। मास ऑफ द रोप कितना है? 0.5 kg इनटू A शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स 15 न्यूटन। ये होना चाहिए F इज इक्वल टू m। F 15 न्यूटन लगा रहे, मास कितना है? 7 kg और 0.5 kg, तो ऐड कर दिए, और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मुझे कितना मिल जाएगा? 15 बाय 7.5 ना, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? पॉइंट हटा तो ऊपर चला जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 15 6 जा 7 जा 6 जा 15 6 जा होता है 60। 15 6 जा कितना होता है? 15 5 जा 75। 15 5 जा 75 होता है, हाँ
5 और ये 5 से 10 गया तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकला। क्योंकि यहां पे बोला नहीं है रोप का मास नेग्लिजिबल है। अगर बोलता तो हम रोप का मास इग्नोर करते। इससे पहले जो हम कर रहे थे, जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया, मैंने क्या बोला कि रोप का मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन यहां पे रोप का मास गिवन है तो हमें उसको उसके साथ ऐड करना ही तो होगा। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन हमें इतना मिला। अब अगर मैं F1 इधर डाल रहा हूं तो एक रिएक्शन फोर्स किधर होना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो वो फोर्स है F2। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। ब्लॉक के वजह से रोप पे कितना फोर्स आ रहा है वही निकालना है ना। तो ब्लॉक की वजह से रोप पे कितना फोर्स आएगा? ये F2 फोर्स आएगा। कैसे F2 फोर्स आया? अगर मैं इधर खींच रहा हूं तो ये फोर्स जो है वो इसका रिएक्शन फोर्स है ना। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस रोप पे भी एक रिएक्शन डालेगा जो कि बराबर होना चाहिए ना। तो रिएक्शन फोर्स या फोर्स बाय ब्लॉक ऑन द रोप कितना हो जाएगा? F2 होगा या नहीं होगा? होगा। और F2 हमारा F1 के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कैसे? तुम चीजों को समझे नहीं फिर से। देखो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, फोर्स F1 दे रहा हूं। अगर मैं फोर्स F1 दिया तो उसके वजह से इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो F2 होगा, है ना। और F2 के वजह से, मतलब इस ब्लॉक के वजह से इस पे दूसरा और एक रिएक्शन फोर्स होगा। बातों को समझना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कंफ्यूज हो गए नहीं तो। ये जो F1 मैंने फोर्स दे रहा हूं, चलो ठीक है दे दिया। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इस ब्लॉक की वजह से इस रोप पे कितना फोर्स लग रहा है। मैं फोर्स किस पे दे रहा हूं? रोप पे दे रहा हूं। तो ब्लॉक पे तो मैं दे नहीं रहा हूं। तो ब्लॉक पे मान लो मैं इसके खींचने की वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, उसी को मैं मानता हूं F2। ठीक है, यहां तक समझे। और F2 के वजह से, इस फोर्स की वजह से इस रोप पे, ये F2 किस पे लग रहा है? इस ब्लॉक पे लग रहा है। इस F2 के वजह से इस रोप पे और एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, मान लो F2 डैश लग रहा होगा ना। हमें यही F2 डैश को निकालना है। और F2 डैश F2 के साथ बराबर होगा, क्योंकि F2 डैश F2 का रिएक्शन फोर्स है, हाँ या ना। तो F2 डैश F2 के साथ बराबर होगा। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या F2 F1 इक्वल होंगे? F1 जो फोर्स है हम रोप और ब्लॉक दोनों पे लगा रहे हैं। F2 जो फोर्स है वो सिर्फ ब्लॉक पे लग रहा है। तो क्या F1 और F2 इक्वल होंगे? नहीं होंगे। हाँ कैसे बोल रहे थे? हाँ हाँ, क्या रिएक्शन? हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। होगा, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। हाँ, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमें जो चाहिए वही निकालेंगे ना। तुम पूछ रही हो रोप पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा। रोप पे जो रिएक्शन होगा वो यही तो होगा, F2 डैश। मैं ये जो पुल दे रहा हूं F1 की वजह से इस रोप पे भी रिएक्शन आ रहा होगा और इस ब्लॉक पे भी तो रिएक्शन आ रहा होगा। तुम पूछ रही हो इसके वजह से इस रोप पे क्यों रिएक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं है और कुछ नहीं। अगर होता तो F1 इस रोप पे रिएक्शन कितना होगा कैलकुलेट भी करना क्या है। अगर F1 15 दे रहे हो तो इस रोप पे भी तो उतना ही फोर्स दोगे, रिएक्शन फोर्स तो उतना ही होगा 15 न्यूटन का, वही तो कैलकुलेट क्या करना है उसमें। समझ रहे हो या नहीं? तो फोर्स ऑन द ब्लॉक, मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये F2 और F1 इक्वल नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। F1 फोर्स हम दोनों रोप पे और ब्लॉक पे लगा रहे हैं, F2 सिर्फ ब्लॉक के बारे में बात है। ठीक है, चलो तो फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द रोप विल बी F2। तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? F2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? M इंटू ए। M यहां पे कितना है? सिर्फ ब्लॉक का 7, एक्सेलरेशन कितना है? 2, दैट इज इक्वल टू 14 न्यूटन। तो अगर मैं 15 न्यूटन का फोर्स दोनों पे लगा रहा हूं तो ये ब्लॉक रो पे कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 14 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। समझे या नहीं समझे? पक्का लिख लो। देखो ये क्वेश्चन को बोला है, क्या बोला है? द masses m1 m2 and m3 of 3 bodies as shown in the figure are 5, 2 and 3 kgs। 5, 2 and 3। थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? इसको थोड़ा छोटा करो, इसको थोड़ा बड़ा करो। ठीक है, 5, 2 and 3 kg। और बोला है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ टेंशन T1, T2 and T3 व्हेन द होल सिस्टम इज मूविंग या गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, जब ये टोटल सिस्टम ऊपर जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है, चलो गया। तो ये जो ऊपर जा रहा है किसके वजह से जा रहा है? कौन सा टेंशन की वजह से? इसके वजह से, इसके वजह से या इसके वजह से? ऊपर खींच कौन रहा है? कौन सा रोप? ये वाला रोप, यही तो खींच रहा होगा। इसका ये मूव कर रहा है, इसीलिए ये मूव कर रहा है क्योंकि कनेक्टेड है। लेकिन खींच कौन सा रोप रहा है? ये वाला रोप।
है ना। तो ऊपर जो जा रहा है जो फोर्स वो है T1 या जो टेंशन 1, और ये सिस्टम एज बिकॉज ऊपर जा रहा है टोटल सिस्टम, तो उसका एक नीचे की और फोर्स भी तो लग रहा होगा, और वो फोर्स क्या होगा, तीनों का मास इनटू का सम इनटू ग्रेविटी, नीचे लग रहा होगा mg ना, मास इनटू ग्रेविटी, है ना। तो दिस T1 और ये कहां जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो बड़ा कौन सा होगा, T1, तो T1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g इज इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास क्या कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a, ये होगा या नहीं होगा। तो T1 इसमें से निकल जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू कितना, ये ऐड कर दो इसको, m1 m2 m3 कितना, 5 5 10 10 इंटू 9.8, तो 98, T1 माइनस 98 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20, ये होगा। तो T1 विल बी इक्वल टू 98 प्लस 28 118, है ना, 118 न्यूटन। T1 निकल गया। अब इसी कंडीशन में मुझे T2 भी निकालना है, T3 भी निकालना है। तो जब इस कंडीशन में ये ऊपर जा रहा है तो इस पे कितना टेंशन लग रहा होगा, इसके वजह से, इस ब्लॉक की वजह से जो वेट इधर गिर रहा होगा वो टेंशन लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू T2 पे कितना फोर्स लगेगा, या कितना T2 कितना होगा, टेंशन 2 कितना होगा, m2 प्लस m3 की वजह से। तो T2 माइनस अगर मैं करूं m2 प्लस m3 इंटू जी इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू ए, ये करूंगा क्योंकि टोटल बॉडी एक्सेलरेशन में अगर 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा होगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा होगा, है ना। तो T2 विल बी इक्वल टू कितना, T2 माइनस m2 प्लस m3, m2 कितना है 5 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8 बाय 2, 98 बाय 2, नहीं समझे, ये हो गया 5 इंटू 9.8 मतलब 98 बाय 10, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा कितना 2 4 जा 8 2 9 जा 18 49, तो T2 माइनस 49 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10, तो T2 विल बी इक्वल टू कितना 59 न्यूटन, ये होगा। वैसे ही T3 कितना होगा, T3 माइनस m3 कितना है 3 kg, 3 इंटू 9.8 3 इंटू 98 बाय 10, तो 98 इंटू 3 कितना हो गया 8 3 24 9 3 27 29 294 बाय 10 29.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ये होगा। तो T3 विल बी इक्वल टू 29 प्लस 6 25.4 35.4 होगा, 35.4 न्यूटन कितना आएगा। T1 T2 T3 ये कौन से बिट के लिए, बिट 1, जब ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा होगा, और हमें कैलकुलेट करना था T1 T2 T3, कैलकुलेट कर दिए, लिख लो, फिर बिट 2 करेंगे जल्दी। चलो बिट 2 में क्या बोला है, बिट 2 में बोला है द होल सिस्टम, मतलब टेंशन निकालना है T1 T2 T3 व्हेन द होल सिस्टम इज स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी अगर है तो क्या उसको स्टेशनरी दुकान पे जाकर खरीदना है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहां पे ए हमारा कितना हो जाएगा, बिट 2 में आता है, बिट 2 में हमारा ए कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर ए 0 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं तुम लोग लिखो ना फिर से, ठीक है। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो T1 मेरा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 5 प्लस 2 प्लस 3 10 इंटू 9.8 98, T1 माइनस 98 इक्वल टू 0, तो T1 विल बी इक्वल टू 98 न्यूटन, ये होगा। वैसे ही यहां पे कितना हो जाएगा T2 माइनस कितना निकला था, यहां पे कितना निकला था बोलो 49, T2 माइनस 49 इक्वल टू 0, तो T2 विल बी इक्वल टू 49 न्यूटन, और यहाँ पे T3 में कितना निकला था, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो T3 विल बी इक्वल टू 29.4 न्यूटन हो जाएगा। दोनों कंडीशन के लिए निकल गया T1 T2 T3, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास 100 kg इज सेट इनटू मोशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली एंड ए रोप सिस्टम एज शोन इन द डायग्राम। ये आपका डायग्राम है और एक पुली ऐसे लगा हुआ है वॉल के साथ, ये वाला तार फिक्स्ड है वॉल के साथ, और ये वाला क्या है फिक्स नहीं है, इसको पकड़ के हम खींच सकते हैं, और जाहिर सी बात है ऐसे ही खींच रहा हूं मैं, ठीक है ऐसे ही खींच रहा हूं। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स वुड बी अप्लाइड, मतलब इस पे कितना फोर्स लगाया जाए इस वायर पे या इस रोप पे टू प्रोड्यूस द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ
10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर यहां पे क्या एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट करें, एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर स्क्वायर होगा ना। तो एक्सेलरेशन, अब देखो ब्लॉक को अगर ऐसे मैं तार को खींच रहा हूं या रो को खींच रहा हूं तो ये ब्लॉक जाएगा किधर, मूव करेगा इस तरफ, मतलब इस तरफ मुझे एक्सेलरेशन करवाना है कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये करवाना है ना। अब इस पे फोर्स भी लग रहा होगा, अगर मैं इधर मान लो फोर्स F दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस तरफ फोर्स दे रहा हूं F, तो इस वाले रोप पे भी उतना ही तो फोर्स लगेगा F, क्योंकि ये भी तो खींचते हुए आएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे। अगर मैं इस पे फोर्स दिया F, तो इस तार पे कितना फोर्स लगेगा। अगर एक पुली ऐसे है जो मैंने अभी कुछ देर पहले करवाया, अगर ऐसे तार है, इस पे अगर टेंशन T लग रहा है तो इसमें कितना टेंशन लगेगा, अगर इस पे टेंशन T लग रहा है तो इस पे कितना टेंशन लगेगा, टेंशन T लगेगा। तो टेंशन क्या है, फोर्स ही तो है। अगर मैं इस पे फोर्स F लगा रहा हूं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, F ही लगेगा ना। इसमें समझना क्या नहीं, समझे या नहीं समझे। अब ये टोटल पुली जब आगे आएगा तभी ये ब्लॉक आगे आएगा, मतलब इस पे टेंशन मान लो T होगा, अगर ये टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इस रूप पे, तो इसकी वजह से भी टेंशन इधर लग रहा होगा, है या ना। इतना तक समझे या नहीं समझे। अब टेंशन यहां पे अगर मैं इसको इक्वेट करूं, टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F प्लस F, 2F होगा। ये जो टेंशन होगा ये इन दोनों फोर्स के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, होगा या नहीं होगा। और टेंशन इज इक्वल टू, टेंशन भी एक फोर्स है, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो m कितना है यहां पे, मास ऑफ द ब्लॉक 100 kg, 100 इनटू एक्सेलरेशन कितना 0.1, दैट इज इक्वल टू कितना 10 न्यूटन। टेंशन हमारा 10 न्यूटन आया। अब यहां से हमने क्या निकाला, टेंशन इज इक्वल टू 2F, है ना। तो मैं ये 10 इस T की जगह पे पुट कर सकता हूं, तो 10 इज इक्वल टू 2F, तो F मुझे कितना मिला 5 न्यूटन। तो मैं इस रूप पे कितना फोर्स लगाऊंगा, 5 न्यूटन, ताकि मुझे एक्सेलरेशन कितना मिल सके, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल सके। समझे कैसे हुआ, पक्का लिख लो। क्या बोला है क्वेश्चन में, टू ब्लॉक्स ऑफ masses 50 kg and 30 kg connected by a massless string over a light frictionless pulley and rest on two smooth planes inclined at angles of 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal। मतलब मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक साइड का प्लेन कुछ ऐसा है जो कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है ना, मान लो ये 30 डिग्री हो गया, और यहां पे और एक आया जो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, पक्का। अब यहां पे हमने एक पुली लगाया और इसमें से एक दो तार निकाले इस तरफ और इस तरफ, यहां पे एक ब्लॉक है और यहां पे एक ब्लॉक है, ऐसा कुछ होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, होगा या नहीं होगा। ऐसे लाइट कर रहा है 50 kg एंड 30 kg, मान लो ये वाला आपका 50 kg है और ये वाला आपका 30 kg है, ठीक है। अब इस पे जो mg या वेट का डायरेक्शन किधर होगा, mg का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये mg, क्योंकि हमेशा mg कहां लगता है, नीचे की ओर। मतलब ये इस बॉक्स के या ब्लॉक के परपेंडिकुलर तो लग नहीं रहा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो इनके बीच में परपेंडिकुलर और इस mg के बीच में कितना एंगल होगा, 30 डिग्री होगा। कैसे, हाँ देखो ये परपेंडिकुलर है, यहां पे मैंने और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ट्रांसवर्सल है। या फिर इसको अगर आप ऐसे देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है, अब हाँ ऐसे कर सकते हैं, ये अगर परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये अगर 30 हुआ, या फिर ऐसे करो, इसको ये करने से ये चला जा रहा है ना, ये लाइन और इधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर हो गए, ये पैरेलल हो गए। अगर ये 30 है तो इस लाइन के साथ ये वाला एंगल जो रेड पेन पे बना रहा हूं, ये वाला 30 होना चाहिए, ये सॉरी ये वाला 30, ये वाला सॉरी ये वाला 30 होना चाहिए। ये अगर 30 है तो ये 30 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब अगर ये 30 होगा तो ये टोटल कितना होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। देखो ये अगर 30 हो गया तो ये 30 डिग्री होगा, ये अगर 30 डिग्री हुआ तो इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg, mg कितना है, m कितना है 50, तो 50 g cos 30 ये होगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 50 g sin थीटा sin 30 डिग्री, होगा या नहीं होगा। अब मान के चलो आज बिकॉज ये 50 किलो है और ये 30 किलो है, मैं मान के चल रहा हूं ये हैवी है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, a, ठीक है, मैं मान के चलता हूं। अगर गलत होता है तो बाद में हम उसे सुधार भी सकते हैं, कैसे सुधारेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन में मान के चल रहा हूं इस तरफ a,
है ना। अब इसका वेट, ये वाला कंपोनेंट 50G 30 है, तो इसको भी एक चीज बैलेंस कर रहा होगा जो इस वाली डायरेक्शन में होगा। मान लो वो रिएक्शन है R1 होगा। अब इस पे मान लो अगर यहां पे नीचे आ रहा है तो टेंशन इस डायरेक्शन में, मान लो T, है ना, क्योंकि नीचे आ रहा है तो टेंशन इधर लगेगा। अब अगर ये इस वाले ब्लॉक के बारे में बात हो गया, अब आते हैं इस वाले ब्लॉक पे। इस वाले ब्लॉक पे भी वैसे ही रिएक्शन कैसे लग रहा होगा, ऐसे नीचे की ओर, तो दैट इज इक्वल टू कितना 60 इंटू G या mg लग रहा होगा। और इधर से भी मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ये और ये, तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 60G sin 60 और ये वाला कंपोनेंट 60G cos 60 बनेगा या नहीं बनेगा? कैसे 30G, सॉरी हाँ 30। तो और एक यहां पे रिएक्शन लगा होगा R2, और अगर ये ब्लॉक मैं मान रहा हूं यहां पे नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इधर से ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, तो टेंशन किधर, इधर ऑपोजिट में टेंशन होगा या नहीं होगा। समझ में आया इतना तक, पता। अब आते हैं ब्लॉक 1 पे, इस वाले ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे ना, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इस टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा होगा, 50G sin 30। और एज बिकॉज मैं ये मान रहा हूं ये नीचे आ रहा है, तो 30G sin 30 बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, होगा ना। तो 30G sin 30 माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन m ए। तो मास कितना है 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना लिया, मान लो ए लिया है ना, कुछ गिवन है क्या एक्सेलरेशन, नहीं, ए ये होगा। अब आते हैं ब्लॉक 2 पे। ब्लॉक 2 पे एज बिकॉज ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो टेंशन होगा वो 30G sin 60 से बड़ा होगा या नहीं होगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। तो T माइनस 30G sin 60 इक्वल टू कितना होना चाहिए, क्या गया 30 इंटू ए, 30 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। इससे पहले जब हम समझ रहे थे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे थे, और टेंशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये T और ये T गेट्स कैंसिल, 30 इंटू G मतलब 10 लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलो 30 इंटू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 माइनस ऐड कर रहे थे ना, तो माइनस 30 इंटू G कितना 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88, ये बनेगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या चला जाएगा, 30 इंटू 10/2 कॉमन चला जाएगा। यहां पर √3/2 है, √3 का वैल्यू कॉमन लेंगे तो मुझे सब्सट्रैक्शन करने में आसानी होगी। तो अगर कॉमन लेते हैं तो 30 इंटू 2/2, 30 इंटू 10/2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1 माइनस √3, ये बचा, विच इज इक्वल टू कितना 80a। तो 2 से काटेंगे तो ये हो गया 5, 15, 150 इंटू 1 माइनस √3 इक्वल टू 80a। तो a विल बी इक्वल टू 150 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 15/8 इंटू 1 माइनस √3, ये आपका रिक्वायर्ड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर √3 का वैल्यू जानते हो तो डाल के उसको डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहो तो दैट विल गिव यू आंसर 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका आंसर है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, ठीक है। समझे कैसे हुआ, इधर देखो, जब मैं इसके बारे में बात कर रहा, जब इक्वेशन फॉर्म कर रहा था, जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था, इसके बारे में बात नहीं की, और जब इसके बारे में बात किया, इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहां पर हमने कुछ घोटाला किया हुआ है क्या, क्या घोटाला किया हुआ है, यहां पे देखो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, √3 बड़ा है एज कंपेयर टू 1, √3 बड़ा होता है ना, हाँ 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1 माइनस √3, तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब अगर यहां पे मुझे नेगेटिव आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है इस डायरेक्शन में, तो ए मेरा एक्चुअल में कितना निकला, -0.12 निकला। मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था एक्सेलरेशन का, वो डायरेक्शन उसका एक्चुअल डायरेक्शन है नहीं, इसलिए तो नेगेटिव माइनस साइन में है। अगर एक्चुअल होता तो ए पॉजिटिव निकलता, और एज बिकॉज यहां पर आंसर हमारा नेगेटिव साइन में आया, तो हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि 50 किलोग्राम का वेट नीचे जा रहा है, वो एजम्पशन हमारा गलत है। क्या हो रहा होगा, ये 30 kg नीचे जा रहा होगा और ये 50 kg ऊपर जा रहा होगा।
ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आवर assumption is wrong, that is the 30 kg mass will go down instead of 50 kg। समझे, हमने एज्यूम क्या किया था 50 kg ऊपर नीचे जाएगा और 30 kg ऊपर जाएगा, लेकिन एज बिकॉज नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा 30 kg नीचे जाएगा और 50 kg ऊपर जाएगा। एंगल भी है ना बेटा, एंगल यहां पे रोल प्ले कर रहा है, एंगल ऑल्सो प्ले इंपोर्टेंट रोल, जो इससे हमें पता चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, 50 kg नीचे जाना चाहिए, 30 kg ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमने यहां पे जो फिजिक्स लगाया और कैलकुलेट किया उल्टा हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू दीज एंगल्स एलिवेशन। ठीक है, समझे या नहीं समझे, पक्का। इस पे फ्रिक्शन जब करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन कर लेंगे, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, फ्रिक्शन में हम करेंगे ऐसे टाइप के। ठीक है, ये तो बस एक ओवरव्यू था जहां पे हमने फ्रिक्शन को नॉलेज में नहीं लिया था, जब फ्रिक्शन आएगा तो और भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलो समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आया, फ्री बॉडी डायग्राम और कैसे कैलकुलेट करना है इक्वेशंस को, पक्का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।